हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो चैप्टर, ठीक, क्रैश कोर्स में जो चल रहा था हमारा, क्या सोल्यूशन चल रहा था, सोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और सोल्यूशन चैप्टर में जो है हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन, सांद्रता, मोलरता, मोललता, ठीक है, ये सब निकालना सीख लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने हेनरी लॉ सीखा था, हेनरी का नियम सीखा था। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने सीखा था, क्या कहते हैं, राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ से रिलेटेड सवाल भी हम लोगों ने लगाए थे, हेनरी नियम से भी सवाल लगाया था। हमने आपको कहा था कि सवाल आप खुद से भी लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। और खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म की बात करेंगे आज के चैप्टर में, हम लोग आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विलियन के अणुसंख्य गुण धर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। तो विलियन के अणुसंख्य गुण धर्म, विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि विलियन के वह गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हों, उसको हम क्या कहते हैं, विलियन के अणुसंख्य गुण धर्म, ठीक है भाई। जो विलियन के किस पर निर्भर करते हो, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो विलियन के वह गुण जो विलियन में कुल कणों की संख्या एवं विलेय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? मेनली इसमें मतलब मेन फोकस जो है वो इस बात पे है कि विलेय के कणों की संख्या पर जो है वो विलियन के जो गुण निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं? विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। कई सारे विलियन के गुण ऐसे होते हैं जो उसमें उपस्थित विलेय के कणों की संख्या और कुल कणों की संख्या के अनुपात, रेशियो पर निर्भर करते हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो विलेय के कणों की संख्या अगर कम ज्यादा होती है, तो विलियन के वह जो गुण है वो भी क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाते हैं। उन्हीं गुणों को हम क्या कहते हैं, विलियन के अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको चार चीजें पढ़नी है कुल मिलाकर के। पहला पढ़ना है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या पढ़ना है भाई? आपेक्षिक आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब
अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमें पढ़ना है क्या? दूसरा हमें पढ़ना है क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है भाई, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा हमें पढ़ना है हिमांक अवनमन। ठीक है, क्या पढ़ना है? हिमांक अवनमन। और चौथा हमें पढ़ना है, फोर्थ वन इज परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या पढ़ना है? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसके के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक उन्नयन, ठीक, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले साल बोर्ड एग्जाम के पेपर को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आपको फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन था और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्वेश्चन था। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखने के लिए भी आता है, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। ये हमें पढ़ना होता है, समझना होता है और इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं, तो हमको इसको एग्जाम में देखना है। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं भाई। पहला पढ़ते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला पढ़ते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली बात तो पहले ये समझते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, वाष्प दाब अवनमन क्या है, फिर समझते हैं क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या है। ठीक, चलिए देखिए क्या होता है कि अगर आपको याद हो कि वाष्प दाब की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी। वाष्प दाब क्या होता है कि जब किसी लिक्विड को जो कि वाष्पशील हो उसको आप गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है, और अगर उसको क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाए, बंद पात्र में गर्म किया जाए, तो जो वाष्प बनती है वो वाष्प द्रव की सतह के ऊपर कितना लंबवत दाब लगाती है, परपेंडिकुलर प्रेशर लगाती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वाष्प दाब। ठीक है, ऐसा था डायग्राम, याद करिए। ये था कि एक कंटेनर है जो कि कैसा है, बंद है, क्लोज्ड है, और इस क्लोज्ड कंटेनर में क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, और इस लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक, तो हीट करने पर क्या होता है, इसके वेपर्स बनते हैं, ठीक, वाष्प बनती है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और इस लिक्विड के ये क्या है, वेपर्स हैं, वाष्प है। ठीक, और ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर जितना लंबवत दबाव लगाती है, ये जो परपेंडिकुलर प्रेशर लगता है, लंबवत दाब लगता है, लंबवत दाब जो लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना भाई? यही जो परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा होता है, ये जो लंबवत दाब लग रहा होता है, परपेंडिकुलर प्रेशर, इसी को तो हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब पहली बात समझते हैं, वाष्प दाब आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं वाष्प दाब अवनमन क्या चीज है। ठीक, तो देखिए जब द्रव में, ठीक है, द्रव है हमारे पास, कोई लिक्विड है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं भाई? अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिला देते हैं। अवाष्पशील ठोस का क्या मतलब है? ऐसा पदार्थ जिसके वाष्प नहीं बनते, जो गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं है करता, तो ठोस में ही रहता है। तो जब कोई अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं, तो अवाष्पशील ठोस मिलाने पर क्या होता है, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर, अवाष्पशील ठोस मिलाने पर क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब घट जाता है, द्रव का
वाष्प दाब घट जाता है, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, द्रव का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। ठीक, और इसी को कहते हैं क्या, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, घट जाता है। क्यों कम हो जाएगा, जैसे समझिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारा, देखिए यहां पर ये हमारा पात्र है। ठीक है, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में आप क्या कर रहे हैं, एक लिक्विड भरा है जिसको कि आप हीट कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो आपने क्या भरा, लिक्विड भरा। ठीक है, अब इस लिक्विड में आपने क्या किया, एक अवाष्पशील ठोस मिला दिया। ठीक है, मान लेते हैं अवाष्पशील ठोस जो आपने मिलाया है वो ये है। ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये अवाष्पशील ठोस है। ठीक, अब जब अवाष्पशील ठोस को आप मिलाएंगे तो क्या होगा कि जब आप इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे, आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे, जो ऊर्जा आप देंगे, वो ऊर्जा दोनों को मिलेगी भाई, जो द्रव के अणु हैं उसको भी मिलेगी और जो अवाष्पशील ठोस है उसको भी मिलेगी। ये ग्रीन वाले क्या है भाई, अवाष्पशील ठोस है। ठीक, इसके तो वेपर बनने नहीं है, वेपर किसके बनने हैं, वेपर बनने हैं लिक्विड के। ठीक है, ये आपका वाष्पशील है, वाष्पशील द्रव, वेपर बनेंगे किसके, केवल किसके बनेंगे भाई, केवल वेपर बनेंगे द्रव के, क्योंकि वही वाष्पशील है, ठोस आपका वाष्पशील नहीं है। ठीक, तो क्या शुद्ध अवस्था में जितना वेपर बन रहा है, क्या उतना ही वेपर अभी भी बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए द्रव का कुछ सरफेस एरिया, कुछ सतह जो है अवाष्पशील ठोस भी ले लेंगे। जब अवाष्पशील ठोस भी ले लेंगे तो शुद्ध अवस्था में यहाँ जितना जो है वेपर बन रहा है, जितना जो वाष्प बन रही, क्या उतनी ही वाष्प अब भी बनेगी। तो जाहिर सी बात है अवाष्पशील ठोस मिलाने पर क्या होगा, वाष्प कम बनेगी। बोलिए है कि नहीं है, वाष्प जो है वो क्या होगी, कम बनेगी। और अगर वाष्प कम बनेगी तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, है कि नहीं। और ये जो वाष्प दाब घटता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वाष्प दाब अवनमन। जब आप क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील ठोस द्रव में मिलाते हैं और उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि द्रव, अवाष्पशील ठोस के कण भी द्रव की कुछ सतह को एक्वायर करेंगे, उसका कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल ये भी ले लेंगे, और जो एनर्जी होगी वो अब दो चीजों में खर्च होगी, अवाष्पशील ठोस को भी मिलेगी और द्रव को भी मिलेगी। लेकिन अब चूंकि कुछ सतह अवाष्पशील ठोस ने घेर रखा है जिसके वाष्प नहीं बनने हैं, तो क्या होगा कि वाष्प की मात्रा, यानी जो द्रव जो वाष्पीकृत होकर के गैस में बदलेगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी, वेपर से कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम मिलेगा। भाई यही वाष्प जो जितना दबाव लगा रही वही तो वेपर प्रेशर है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपको समझ में आ गया कि वाष्प दाब अवनमन क्या है। अब तो मान लेते हैं कि शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब कितना था, पी नॉट था, और विलयन अवस्था में, ठीक है भाई, विलयन अवस्था में द्रव का वाष्प दाब, विलयन अवस्था मतलब जब उसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया गया तब,
विलयन अवस्था में वाष्प दाब जो है वो PS है, शुद्ध अवस्था में P0 या P0 और विलयन अवस्था में कितना है भाई PS। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक है, विलयन अवस्था में कितना है PS है वाष्प दाब। ठीक, तो वाष्प दाब अवनमन कितना होगा? वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये कितना होगा? डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? आपको मालूम है कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्यादा मिलेगा और विलयन अवस्था में वाष्प दाब क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो ये कैसे निकलेगा? P0 माइनस PS। ये क्या हुआ? वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? बोलिए भाई, ये क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, बोलिए, ये क्या है? वाष्प दाब अवनमन। और राउल्ट के नियम से आप जानते हैं, किसके नियम से? राउल्ट के नियम से आप जानते हैं, राउल्ट के नियमानुसार आपको मालूम है कि अगर हम विलयन का वाष्प दाब निकालें तो विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा? ये समानुपाती होगा वाष्प अवस्था में उसके मूल प्रभाज के, विलयन में। ठीक है, आपको याद करिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जितना वेपर प्रेशर लगेगा उतनी ही मात्रा विलयन के अंदर क्या होगी? घुलित होगी। यही तो था राउल्ट का नियम। तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो विलयन में घुलित उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड करते हैं तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लेते हैं तो ये हो जाएगा X इंटू P0। ठीक, क्लियर है? बोलिए भाई, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बोलिए। अब विलयन अवस्था में जो शुद्ध अवस्था में जो इसका वाष्प दाब होगा ये यही होगा। कोई दिक्कत? ठीक, अब आप जानते हैं कि दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं, एक हमारा अवाष्पशील ठोस है और एक हमारा क्या है? वाष्पशील द्रव है। तो वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब है यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके मूल प्रभाज और कुल दाब के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ये बात? ठीक, अब जो बात करते हैं हम किसका? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, तो देखिए आपेक्षिक वाष्प दाब जो अवनमन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मतलब जो वाष्प दाब अवनमन है डेल्टा पी जो है उसको जब शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उससे रिलेट करते हैं तो उसको कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर हो जाएगा वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन बट्टे में क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या? P0। ये क्या हो जाएगा हमारा? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। रिलेट करना है, किससे रिलेट करना है? शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और विलयन अवस्था के वाष्प दाब को जब आपस में रिलेट करते हैं उसी को हम कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्ट के नियमानुसार जो है, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार जो है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, आपेक्षिक वाष्प
दाब अवनमन, ठीक है, ये समानुपाती होता है विलेय के मूल प्रभाज के। किसके समानुपाती होता है भाई? विलेय के मूल प्रभाज के। अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है क्या भाई? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? विलेय के मूल प्रभाज के, ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो विलेय के मूल प्रभाज के क्या होगा? बराबर होगा क्या? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये विलेय के मूल प्रभाज के क्या होगा? समानुपाती होगा। और विलेय के लिए हम लोग याद करिए जिस लेटर का इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था? बी। विलायक के लिए ए और विलेय के लिए बी। तो अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो कि क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस, यानी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर क्या होगा? एक्स बी के, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो कि विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है भाई? बराबर होता है, ठीक। अब विलेय के मूल प्रभाज कैसे निकालते हैं? तो अगर हमें याद हो तो विलेय के मूल प्रभाज हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ठीक है। तो ये था, अगर आपको याद हो तो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर विलेय के मूल प्रभाज हम निकालते थे, जिसके मूल प्रभाज निकालना उसके मूल ऊपर बटे में विलायक के मूल और प्लस विलेय के मूल, यानी कुल मूल। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या होगा भाई? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब विलायक के मूल, एन बी मतलब विलेय के मूल, ठीक। बी हमने क्या कहा था? विलायक होगा, और ए क्या होगा? हमने कहा था विलेय, ठीक। और यदि यदि एन ए की वैल्यू बहुत ज्यादा हो एन बी से, तो अब भाई ए की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, यानी विलायक के मूलों की संख्या बहुत ज्यादा है और विलेय के मूलों की संख्या बहुत कम हो, तो क्या होगा कि ये अगर एन ए बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, तो इसमें जोड़िए या घटाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एन ए का मान बहुत ज्यादा है तो एन ए प्लस एन बी, अगर एन ए का मान बहुत ज्यादा है तो एन ए प्लस एन बी को अप्रोक्सीमेटली बराबर लिखा जा सकता है किसके? एन ए के बराबर, ठीक है। क्योंकि बी का वैल्यू बहुत कम है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम है, और अगर ये बहुत कम है तो इसको चाहे ए में जोड़िए चाहे घटाइए कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ए का मान है 10 मोल और बी का मान है 0.0001 मोल, तो आप 0.001 चाहे 10 में जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई फर्क पड़ेगा? वैल्यू पे बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर एन ए का मान बहुत ज्यादा है और एन बी का मान बहुत कम है तो एन ए प्लस एन बी को एन ए के बराबर लिख सकते हैं हम, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, आगे चलिए। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस, क्या था भाई? देखिए क्या था फॉर्मूला? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह क्या लिखना है हमको? एन ए। एन बी क्या है? विलेय के मूल। ये क्या है? ये है हमारा विलेय के मूल। और एन ए क्या है? ये है हमारा किसके मूल भाई? विलायक के मूल। तो याद करिए अणुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा क्या थी? विलयन का वह गुण जो विलयन में विलेय के मोल और कुल मोलों के अनुपात पर निर्भर करता हो, यानी कुल मिलाकर के विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन के अणुसंख्य गुण धर्म, ठीक। जो कि क्या है? अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है कि जब भी किसी द्रव में अवाष्पशील ठोस मिलाएंगे द्रव का वाष्प दाब कम हो जाएगा, घट जाएगा, इसे हम कहेंगे वाष्प दाब अवनमन। और वो जो वाष्प दाब कम हुआ उसको जब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई?
आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का। अब हम जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अनुभार। तो फॉर्मूले को और चेंज किया जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है भाई, फॉर्मूले को लिखा जा सकता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू विलेय के मोल, तो विलेय का भार डब्ल्यू ए अपॉन विलेय के अणुभार एम बी, सॉरी विलेय के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया हम लोगों ने, बी, तो डब्ल्यू बी अपॉन विलेय का अणुभार एम बी और विलायक के अणुभार भार बटे विलायक का अणुभार। इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पर ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, बोलिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा एम ए अपॉन एम डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है भाई, क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूले को यहां तक क्यों ले आए, अनुभार तक क्यों ले आए, क्योंकि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मुख्य उपयोग जो है वो विलेय कणों का अणुभार ज्ञात करने में होता है। कहाँ होता है भाई, विलेय के कणों का अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विलेय के कणों का अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है। तो जैसे भाई मान लीजिए प्रोटीन है का विलयन है, तो प्रोटीन अब छोटा मोटा मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, नॉर्मली हम अणुभार कैसे निकाल लेते हैं, परमाणु भारों का योग करके हम क्या करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक, बट जो हमारा क्या कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको मिलाकर के अगर कोई सोल्यूशन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, या कोई और दूसरा मॉलिक्यूल जो बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, अणुभार कैसे निकलेगा, तो उसका विलयन अगर बनाया जा सकता है तो उसके विलयन का अगर हम अणुसंख्य गुणधर्म का मान निकाल लें एक्सपेरिमेंटली, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर हमें वाष्प दाब अवनमन पता हो और शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब पता हो और कितना ग्राम विलेय घोला गया है वो पता हो और कितने ग्राम विलायक में घोला गया है वो पता हो, तो हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला लगा करके विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि विलायक जो होगा उसका अणुभार तो हमें पता होगा, ज्यादातर विलायक क्या होता है, जल। तो एम ए क्या है, ये है आपका विलायक का अणुभार, किसका अणुभार भाई, विलायक का अणुभार। एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, ये है आपका विलायक का भार, किसका भार, विलायक का भार है, वेट है। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है क्या, विलेय का भार, किसका भार, विलेय का भार, क्योंकि बी किसके लिए हम लोगों ने माना था, विलय के लिए, और ए किसके लिए माना था, विलायक के लिए। और एम बी क्या है, ये है हमारा क्या, विलेय का अणुभार। एम बी क्या है भाई, विलेय का, विलेय का अणुभार। ठीक है, कोई दिक्कत, तो अगर आपको आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब अवनमन या विलयन का वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पता हो और आपको विलायक का भार पता हो, अणुभार पता हो और विलेय का भार पता हो, तो विलेय का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। एमबी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें एमबी निकालना है, हमें पी नॉट पी एस दिया गया हो, एम ए और डब्ल्यू ए दिया गया हो और डब्ल्यू बी दिया गया हो, तो एम बी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और मैंने कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो यूज है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का जो यूज है वो कहाँ होता है, वो होता है विलेय पदार्थ
का अणुभार ज्ञात करने में मेनली, ठीक है, विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने में जो है वो हम विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूले पर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला। और अब आते हैं इस पर सवाल लगाते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑन वेपर प्रेशर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी शुद्ध ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। राइट, क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब वेपर प्रेशर 0.850 बार है। ठीक है, ये है शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। फिर कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को, कितना, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को, अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को 39.0 ग्राम 39.0 ग्राम बेंजीन को 39.0 ग्राम बेंजीन, ठीक है, इसका मोलर मास दिया है, अणुभार दिया है बेंजीन का, वो आप निकाल भी सकते हैं, पर आपको दिया गया है अणुभार 78। ठीक है, बेंजीन 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठीक है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है, 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठोस का मोलर द्रव्यमान, मतलब मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, अणुभार, यही पूछ रहा है आप। ठीक है, अणुभार क्या होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं भाई, बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो जब मैंने आपको बताया है, समझाया है कि जब भी किसी सवाल को हल करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है भाई, शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, यानी हमको दिया है पी नॉट का वैल्यू कितना दिया है, 0.850 बार। ठीक, फिर कह रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य को घोला गया है 39.0 ग्राम बेंजीन में, यानी बेंजीन में घोला गया है, तो बेंजीन हमारा क्या हो गया, विलायक। तो हमें दिया है विलेय का भार यानी WB कितना दिया है, 0.5 ग्राम, और साथ ही साथ दिया है विलायक का भार कितना दिया है, 39.0 ग्राम। क्लियर है, तो दिक्कत
और विलायक का अणुभार भी आपको दे दिया है। विलायक का अणुभार भी आपको क्या कर दिया गया है भाई, दे दिया गया है, यानी Ma का वैल्यू भी दिया है, 78 नहीं दिया है तो आप उसको निकाल सकते हैं। और जब घोला गया तो घोलने के बाद विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठीक, अभी देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, यही तो पढ़ा कि जब भी कोई अवाष्पशील ठोस किसी वाष्पशील द्रव में मिलाया जाएगा तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। देखिए घट गया कि नहीं, विलयन शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 0.085, ठीक है, 0 बार है, और विलयन अवस्था में कितना हो गया, 0.845 बार, घट गया। तो विलयन का वाष्प दाब आपको दिया है, पीएस का वैल्यू दिया है 0.845 बार। आपसे पूछा गया है क्या, ठोस का मोलर द्रव्यमान यानी उसका अणुभार, यानी क्या पूछा गया है, एमबी का मान, यही तो पूछा गया। जो ठोस आपने मिलाया है उसका अणुभार कितना होगा, और मैंने आपको बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का मुख्य उपयोग जो है वो क्या है, वो है विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का सूत्र क्या होता है भाई, हमको मालूम है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एम ए अपॉन डब्ल्यू बी, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए यहां से, ठीक, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा लिया हम लोगों ने, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू बी, वैल्यू रख दीजिए। ठीक, चलिए भाई वैल्यू रखिए, पी नॉट का वैल्यू कितना है, पी नॉट का वैल्यू है 0.850 माइनस पी एस का वैल्यू कितना है 0.845 अपॉन में पी नॉट 0.850 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है भाई 0.5 ग्राम अपॉन एम बी, ये तो हमें निकालना ही है, हमें एम बी का वैल्यू निकालना है ना भाई, एम बी का वैल्यू क्या होगा ये तो हमें चाहिए, इनटू एम ए का मान कितना है 78 और डब्ल्यू ए का मान कितना है 39। ठीक, हल कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत, बहुत आसान सवाल है, ये काटेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है, ये माइनस कर लीजिए 0.0, ठीक है, तो 5 आ जाएगा, और फिर इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये सारा कैलकुलेशन जब आप करेंगे, सारी चीजें जब आप करेंगे तो ठीक है, तो आपको फाइनली इसका जो उत्तर मिलेगा, एम बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 170 ग्राम पर मोल, मोलर मास का वैल्यू, अणुभार कितना आ गया, जो अणुभार है ठोस का उसका वैल्यू आ गया 170। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मुझे लगता है कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्यानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान, बहुत इजी सवाल होता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आप फार्मूला याद रखेंगे और आप सिर्फ सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे ध्यान से कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके सवाल बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होती है और आता है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाना पसंद आता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले इसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ाने का, और भी नई-नई चीज़ें आपके लिए लाने का। अगर आप इस कैंपेन को सफल बनाते हैं, तो हम एक नई चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और वो नई चीज़ क्या लेकर के आ रहे हैं उसका खुलासा हम आपको आगे करेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट और जेईई हैं, उसके लिए कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, ओलंपियाड एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे करना है, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी तो जो चल रहा है उसको आप अच्छे से करिए, बोर्ड एग्जाम अच्छे से दीजिए
और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में और अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे, ठीक? थैंक यू।